गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड सर आफ्टरनून। आपका सर कीमती समय मिला है, और मुझे तो सर एक मिनट के लिए बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इतने बड़े पर्सनालिटी के साथ में मैं अपने अगले 30 मिनट स्पेंड करने वाला हूँ। सर यू रियली मेड माई डे। मुझे तो जब सर मैंने पहला इनविटेशन आपको भेजा, उस टाइम मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सर ने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमारे शो में आने के लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति दिखाई। तो आज हमारे साथ में, मैं दोस्तों बता दूं, आज हमारे साथ में गेस्ट हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पीएचडी हैं बॉटनी और प्लांट में उन्होंने जो डॉक्टरी की है, वो उनकी इतनी बड़ी अपने आप में एक हिस्ट्री है, इतनी बड़ा उनका जीवन काल का अनुभव है, जिनको 30 मिनट के शो में कवर कर पाना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उनके अनुभव से ज़्यादा सीखना चाहेंगे। वो ना कि केवल हमारे साथ में वो एक पीएचडी डॉक्टर हैं, बल्कि वो एक अनन्या प्राइवेट लिमिटेड के ओनर भी हैं। वेलकम सर, हमारे शो में स्वागत है आपका। आपके 30 साल से भी ज़्यादा अनुभव जो आपके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी मैनेजमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट में रहा, उसमें आप बहुत सारी स्पेशलिटीज भी रही एग्री बिजनेस और सीड बिजनेस में। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। इतने बड़े एक्सपीरियंस को 31 मिनट के शो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी सर हम चाहेंगे कि आपके इतने बड़े अनुभव से जो कुछ भी हम इसमें सीख पाए वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्राइड होगा आपके लिए। स्वागत है सर आपका। सर शुरुआत करना चाहेंगे हम आपसे कि आपके 30 साल के अनुभव में आप ना कि केवल मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में रहे अनन्या सीड्स प्राइवेट लिमिटेड को, आप अभी भी रन कर रहे हैं। आपने पीएचडी भी किया गोरखपुर यूनिवर्सिटी बटौनी से और प्लांट बायोलॉजी से। साथ के साथ आप पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के एडवाइजर भी रहे, और एकल अभियान इंडिया में भी एडवाइजर रहे। साथ के साथ सिंगापुर बेस्ड इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट एग्री सेक्टर में भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। इतनी बड़ी जर्नी के साथ में सर हम चाहेंगे कि आप अपने अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करें, जैसे आपका बचपन कैसा रहा और आपकी शिक्षा दीक्षा से लेकर के आप हमें अब तक की जर्नी के कुछ अनुभव बताएं। तो नमस्कार धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। जी सर। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपसे कुछ बातें आज आपसे शेयर कर पाऊंगा और जी आपके सर। माध्यम से अपने नौजवानों के साथ और अपने देशवासियों के साथ अपना अनुभव में साझा कर पाऊंगा। जी सर। तो जैसा कि आपने बता दिया है कि मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी पीएचडी किया। मैं बता दूं कि आप जानना चाह रहे हैं मेरा बचपन का समय कैसे बीता, कहाँ बीता। जी सर। तो मेरा गांव वास्तव में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हरैया तहसील में है मेरा गांव। रमुआपुर गांव का नाम है। मैंने शुरुआती दौर में लगभग 12 साल की उम्र तक मैं गांव में ही रहा और गांव में ही पढ़ाई किया। तो प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल लेवल का एजुकेशन मेरा गांव पर ही हुआ। उसके बाद मैं वहां से करीब 17 किलोमीटर दूर बभनान एक जगह है जहां पर किसान इंटर कॉलेज में मैं जाके हाई स्कूल किया। इसके बाद मैं गोरखपुर आ गया। तो गोरखपुर में मेरी 11वीं से लेके बीएससी तक की शिक्षा डीएवी संस्थान में हुई। और एमएससी बॉटनी मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रांगण से किया और वहीं से मैंने फिर पीएचडी किया बॉटनी में। शुरुआत के दौर के बारे में मैं बता रहा था, तो आप ये समझिए कि आज भी जो मेरे ऊपर छाप पड़ी है वो शुरुआत के 12 साल का जो जीवन रहा है, जो गांव में मैंने समय व्यतीत किया, जो मैंने लोगों के दुख दर्द को नजदीक से देखा, गांव के जीवन को देखा, गरीबी और अ, अमीरी को भी देखा, जाति छुआछूत सब चीजों को बड़े नजदीक से देखा। और मुझे लगता है उसका असर आज भी मेरे जीवन पर है। और मैंने हमेशा यही कोशिश किया है कि ये जो मानव निर्मित भेदभाव है इसको जहां भी संभव हो सके उसको दूर करते रहना चाहिए, क्योंकि इस चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। जी
तो गांव की जो शिक्षा रही है, मतलब जो बिल्कुल तरीके का स्कूल नहीं होना, बिजली नहीं होना, और किस तरह से हम लोग लालटेन और दिया के रोशनी में पढ़ाई करते थे। हर तरफ अंधेरा, रात में बिल्कुल बिजली नहीं होती थी। तो उसमें भी रह के, और एक लगन जरूर रही कि आगे धीरे धीरे बढ़ना है, और हम लोगों को कहीं एक अच्छा मुकाम पे पहुंचना चाहिए, जो जिससे कि हम लोग बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकें, अपनी अपनी लाइफ को सुधार सकें, अपने जीवन को सुधार सकें, और दूसरे के जीवन में भी कोई हम लोग वैल्यू एडिशन ला सकें। जी सर। जी। सर बहुत अच्छा लगा, आपने अपने बचपन की इस जर्नी को शेयर किया। सर हम जानना चाहेंगे आपसे, आपके परिवार का आपके करियर पर और आपके बिजनेस में क्या योगदान रहा इस मामले में, और इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे सर? तो बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूँ कि परिवार का योगदान किस तरह से हमारे जीवन पर पड़ता है। तो मेरा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था, अभी भी है, बहुत बड़ा परिवार है। तो एक बार अगर सब इकट्ठे होते हैं तो 100-150 लोग का परिवार बन जाता है। अरे हाँ। तो उस समय भी हमारे समय में मुझे लगता है कि 8-10 बच्चे एक ही उम्र के आसपास के हुआ करते थे। तो जो परिवार का असर रहा है, उसमें हमने ये देखा कि कैसे एक दूसरे को स्पेस दिया जाए, एक दूसरे के साथ रहा जाए। कैसे कंपटीशन होता है ना एक सेम रिसोर्सेज के लिए, जी सर। जैसे पौधों में आपस में खाद पानी के लिए कंपटीशन होता है, उसी तरह से परिवार में रह के संसाधन सीमित होते हैं। जी उन्हीं संसाधनों के लिए कंपटीशन भी होता है, साथ में साथ हमने ये भी देखना होता कि सबको समान रूप से चीजें मुहैया भी हों, मिले भी हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। कोई कमजोर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको उसकी भी देखभाल की जाए, और कोई बहुत तेज है तो उसका बेनिफिट भी सबको मिले। और साथ के साथ परिवार में हर तरह के रिश्ते हैं, चाचा, बुआ, बहन, चाची, दादी, साथ किस तरह से रिश्ते में रहा जाए, कैसे टीम वर्क के साथ काम किया जाए, तभी जाके आज काम करना पड़ता है। तो हमें वो चीजें याद आती हैं कि हमने कैसे ऐसे रिश्ते निभाए हैं, और कैसे हमने सबका सम्मान किया है, और किस तरह से हमने सम्मान किया है तो हमें भी सम्मान मिला है, हमें भी प्यार मिला है। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में, और मेरे जैसे और भी आप भी हैं, बहुत सारे लोग, जितने लोग आज गांव से निकलकर शहर की तरफ गए हैं, देश विदेश में गए हैं। आज मैंने 24-25 कंट्रीज में मैं घूम के काम करता हूँ और हाँ किया जी। हूँ। जी तो मुझे लगता है कि मुझे अपना परिवार हमेशा याद आता है, याद रहता है कि हमारे जीवन को उन्होंने किस तरह से मेरी हैंड होल्डिंग करी। मुझे हर अड़चन पे कैसे हमारे परिवार के सभी लोग खड़े रहे, चाहे हमारे पिताजी रहे हों, बड़े भाई हों, चाचा हों, चाहे छोटे बच्चे हों, छोटे भाई हों। तो सभी का बड़ा सहयोग रहा है। और दूसरा एक बात मैं और बोलूंगा कि जो हमारे रिश्तेदार शहरों में उस समय रहते थे, उनके जीवन का हमारे ऊपर बड़ा असर पड़ता था। और हम ये देखते थे कि कैसे आगे चल के हम भी ऐसे बड़े अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे रहें, और अच्छी भाषा का प्रयोग करें, और मतलब किस तरह से हम अपना स्तर सुधारें। तो जी। मुझे लगता है उनको देख देख कर भी हमें हमेशा एक प्रोत्साहन मिलता था, मन में उत्साह आता था कि पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे तो शायद मैं भी इनके जैसे बनूंगा, और आगे आने वाले मेरे बच्चे भी अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। जी। बहुत अच्छा लगा सर, आपने आपने फैमिली की इम्पोर्टेंस बताई, किस तरीके से फैमिली की एकीकृत में आपको आपने उन्होंने आपके साथ इतना बड़ा आपने उनका योगदान भी रहा। जैसा आप शहरी क्षेत्रों में रहने वाले रिलेटिव्स को देख करके आप इंस्पायर भी होते रहे। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आज की युवा पीढ़ी है जो आधुनिक कालों को जो अडॉप्ट कर रही है जिस तरीके से, और हमने देखा है कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी और आधुनिकता को अपनाते हुए कहीं ना कहीं वो परिवार से दूर रहते हैं, और कहीं ना कहीं अलगाव की एक तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए आपके क्या संदेश होंगे परिवार के साथ जुड़े रहने को लेकर के? मैं तो कहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है
वो टेक्नोलॉजी आज उल्टे हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। और मुझे याद आता है जब मैं गांव में रहता था, तो मेरे चाचा जी आर्मी में थे। और आर्मी में समझिए कि साल में एक बार आना होता था। तो हम लोग उससे टच नहीं कर पाते। तो आज तो इतनी बड़ी इंटरनेट की सुविधा है, हर आदमी जब मैं तो कहता हूँ रोज कॉल करो, रोज एक दूसरे को देखो, याद करो। मैं समझता हूँ कि परिवार से बड़ा कोई चीज संस्कार में नहीं बिल्कुल सर, है। मुझे भी ऐसा लगता है कि परिवार जो होता है वो जो एक कछुए के कवच की तरीके होता है, कि जो जैसे ही कोई भी जी। मुसीबत आती है तो जिस तरीके कछुए अपने सारे अंगों को अंदर समेट लेता है, उसी तरीके से जब भी हम किसी टिपिकल प्रॉब्लम से या किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, उसमें परिवार हमारा जरूर साथ देता है, हम उनके साथ खड़े रहते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे बहुत आपके, बहुत। जी सर, हम सर जानना चाहेंगे आपके बिजनेस की कैसे शुरुआत हुई और कैसे आपने कंपनी को फॉर्म किया और कौन सी कठिनाइयों से गुजरे, कैसे आपने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया और टीम बिल्डिंग का आप इसको हमारे साथ साझा करें उस अनुभव को। जी। तो इसका संबंध मेरी शिक्षा से है। मुझे बचपन से ही जीव जंतुओं से लगाव था, और मैं उनके बारे में अध्ययन करना चाहता था। जी। तो निश्चित रूप से मुझे बायोलॉजी अच्छा ज्ञान हो गया, और पढ़ते पढ़ते मैंने वनस्पति शास्त्र में विशेषतया स्पेशलाइजेशन करता गया। मैंने पीएचडी भी किया। और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने तरह तरह के सरकारी नौकरियों के लिए भी प्रयास किया। आईएफएस के लिए भी मैंने प्रयास किया। फॉरेस्ट सर्विस में जाने की कोशिश की। इन्हीं कारणों से नहीं जा पाया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने बीज उद्योग में कदम रखा। और लगभग आप समझिए कि 25 साल अ, अच्छी पोजीशन में जॉब करने के बाद, और बीज उद्योग के और इस व्यवसाय से संलग्न जितने भी तरह के काम होते हैं, मैंने सारा सीखने की कोशिश किया। चाहे उत्पादन का काम हो, क्वालिटी कंट्रोल का काम हो, मार्केटिंग हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो। तो इन चीजों में जब मुझे एक तरह से अ, आत्मविश्वास आ गया, नंबर एक। नंबर दो, मेरे अपने जो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां थी, वो भी, बच्चे छोटे थे तो एक लेवल तक मुझे लगता था कि उनका भी करियर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे पता था कि इंटरप्रेन्योरशिप एक बिल्कुल एक चैलेंजिंग जॉब है, चैलेंजिंग वर्क है। और इसमें बहुत आगे भी जाया जा सकता है, और नुकसान भी हो सकता है, करियर भी दांव पर लग सकता है। तो मैंने थोड़ा सा रिस्क को मिटिगेट किया, और मैंने कोशिश किया कि कम से कम बच्चों की जिम्मेदारियां अपनी पूरी हो जाए। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल उम्र पूरी करने के बाद मैंने इंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखा। और मैंने पूसा जैसे संस्थान का भी सहयोग लिया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में, जहाँ पे इंक्यूबेशन की मदद मिली मेरी कंपनी को। और यहाँ रह के मैंने देश में विदेश में सब तरह इस कंपनी का ब्रांड बढ़ाया। आज अनन्या सीड अनन्या। एक अच्छा ब्रांड है, और किसानों में काफी लोकप्रिय है। इस कंपनी का मैं एक ही चीज कहता था कि ये कंपनी एथिकल रूप में काम करना चाहिए, ये किसानों की सेवा का काम करना चाहिए, और ये किसानों को सही बीज सही समय पर और सही मूल्य पर उपलब्ध करावे। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होगी। आज भी मैं बता दूं कि पूरे विश्व में इतनी कंपनियां काम करती हैं, फिर भी एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जाता है कि लगभग अभी भी सब लोग मिल के भी 10% स्मॉल फार्मर की सेवा नहीं कर पा रहे। ओके। यानी हम लोग 10% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर तक ही पहुंच पाए हैं। 90% भी फार्मर सही समय पर सही मूल्य पर सही बीज नहीं पा पाते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेस टू सीड। तो एक्सेस टू सीड जो है एक फार्मर का फंडामेंटल राइट है। उसको सही बीज नहीं मिलेगा तो वो उत्पादन क्या करेगा, कैसे करेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैंने जो जितनी अपने शिक्षा दीक्षा मेरी हुई थी, जो भी मुझे अनुभव आया था,
तो आज भी यही इच्छा है कि मैं किसानों की कितने अच्छी तरह से सेवा कर पाऊँ, और कितनी ज्यादा से ज्यादा किसानों की वो बीज जो है सही मात्रा में, सही ढंग से, सही क्वालिटी का पहुंचा पाऊँ। तो यही यही उद्देश्य से मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आगे काफी काफी स्कोप पे काम करने का, और मैं करूँगा। अनन्या सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो वहां पर मैंने एक चीज जानी सर, कि आपने अपने जीवन का गोल है, आपके जीवन का उच्च क्वालिटी के बीज को, गुणवत्ता के बीज को किसानों तक पहुंचाने का। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है आपके लिए। सर, जैसा आपने कहा कि जब आप एंटरप्रेन्योर की तरफ आप जर्नी को मोड़ रहे थे, उस टाइम पर आपके साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में कैसे बैलेंस आपने बनाया, और क्या एडवाइस देना चाहेंगे और नए एंटरप्रेन्योर्स को, कैसे वो अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाकर अपने गोल को अचीव करें और सक्सेस की ओर बढ़ें। बहुत बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी। मुझे लगता है ये हम लोग के जीवन का सार इसी में है कि हम लोग एक वर्क एंड लाइफ में, वर्क एंड प्रोफेशन में, वर्क एंड पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस बना के चलें। जैसे कि आप लोग बड़े नाम सुनते हैं, एग्जीक्यूटिव बर्नआउट, एंड कितने तरह से मतलब लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और काम करते 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 काम के बोझ के तले दब जाते हैं। परिवार का सुख नहीं मिलता, परिवार को उनका सुख नहीं मिलता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग एक अपने साथ ज्यादती करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, जिस चीज के लिए हम लोग ज्यादती करते हैं वो भी नहीं हो पाता। तो मैं कहता हूँ कि ये डे वन से, चाहे जो भी इस क्षेत्र में प्रवेश करें, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, या इवन हाई लेवल की जब जॉब भी आप कर रहे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा पेइंग होता है, और बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं न कहीं काम को और अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को, दोनों को थोड़ा सा सेपरेट करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि काम को काम के टाइम में करिए, परिवार के साथ जब रहे तब उस समय आप काम को बिल्कुल दरकिनार रखिए, और परिवार के साथ क्वालिटी समय दीजिए। समय ज्यादा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना समय दीजिए, क्वालिटी समय दीजिए। आई लव इट, उनके आई लव इट। जरूरत के समय आपका मौजूद रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप अ, अपने जो जो काम है, काम के टाइम अगर फोकस करके काम आप करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 24 घंटे कहीं भी काम करने की जरूरत है। आप लव इट। एक तरीके से काम करें, नियम से काम करें, स्टैंडर्ड प्रोसेस से काम करें, और आप प्लानिंग से काम करें। आज मैं आपको बता दूं कि मैं एक दिन पहले, कल मुझे क्या काम करना है, क्या क्या टास्क कंप्लीट करना है, आज शाम तक मेरा लिस्ट बन जाता है। आई जिस लव दिन इट। मैंने नहीं बनाए, आप ये समझिए कि अगला दिन खराब हो जाता है। और अगर बना लिया तो मैंने 10 काम, 12 काम मेरा इतना स्मूथली हो जाएगा कि मुझे पता ही नहीं लगेगा। तो ये जरूरी है कि आप जो है ना अपना काम कंप्लीट करके सोएं, और सोने के पहले अगले दिन के बारे में थोड़ी प्लानिंग कर लें। तो मुझे लगता है कि आपका एक बैलेंस बना रहेगा। और जो आप सोचेंगे कि मिक्स करते रहेंगे, तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज है, कई बार हम लोग जैसे इंटरप्रेन्योर हैं, तो हम लोग अपने फाइनेंस को दोनों में मिक्स करके रख चलते हैं। हम वही कंपनी का काम या अपने धंधे का काम घर में जाके पैसा खर्च कर रहे हैं, घर का पैसा, बच्चों का पैसा लाके धंधे में लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी सावधानी की जरूरत है कि आप अपना, आपका घर कैसे चल रहा है, किचन कैसे चलना है, परिवार की आवश्यकताएं कैसी क्या हैं, फीस कहाँ से आएगा, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर आप जो है अपना जो उद्योग धंधा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको दोनों को सेपरेट करें, करके चलें। तो मुझे लगता है मैंने मैंने खुद इस चीज को किया है। मैंने कई बार ऐसी भी स्थिति रही है कि बहुत अच्छे पैसे नहीं रहे हैं उस धंधे में, तो हमने कोशिश किया है कि मैं अपनी किसी और विधा से कम से कम अपने परिवार के लिए पैसे का व्यवस्था करूं, और इस काम को, ये बहुत लॉन्ग टर्म का काम है, इसको चलाता रहूं। तो दोनों को सेपरेट रखना, दोनों की आवश्यकताओं को समझ के चलना, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। और इसको
बिल्कुल अलग अलग ढंग से लेके चलना चाहिए। सर बहुत अच्छे टिप्स आपने शेयर करे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपने शेयर करे, जिसमें से एक पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। अगले दिन की प्लानिंग आज ही करना, जिससे कि हम बहुत अच्छे से अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने सकते हैं। बीइंग प्रिपेयर फॉर टुमारो, आज हमने क्या क्या जो लिस्ट बना ली है। और सर आपने एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ साझा करी कि टाइम ज्यादा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वालिटी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप काम में रहें तो काम पर फोकस करें, घर पर हैं तो घर पर फोकस करें। ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। सर आपने अपने पूरे करियर में इतनी बड़ी सक्सेस को एंजॉय करा, आप आज जहां पर हैं वहां पर पहुंचना किसी के लिए एक थीसिस के बराबर, एक पूरी किताब लिखी जा सकती है सर आपके जीवन पर। हम जानना चाहेंगे सर, कभी आपके जीवन में किसी आपने फेल्योर को आपने अगर फेस किया हो, तो कैसे आपने उनको हैंडल किया और कैसे आप वहां से बाहर आए? कुछ हमारे साथ ऐसी स्ट्रेटजीज और ऐसे अपने अनुभव शेयर करें, ताकि आने वाले एंटरप्रेन्योर भी उससे इस बारे में सीख सकें। अ, धर्मेंद्र जी, आपने बिल्कुल अपने एक उद्यमी की सही नब्ज को पकड़ा है। और सक्सेस और फेल्योर, मैं समझता हूँ कि दोनों को ही टेस्ट करना पड़ता है लाइफ में। और मैं तो दो चार चीजें बोलता हूँ सक्सेस के बारे में, जी। कि सक्सेस जैसी कोई चीज होती नहीं एक्चुअली। और फेल्योर है जो बहुत सारी चीजें हमें सिखाती है। और सबसे पहले आपको फेल होना सीखना चाहिए, फेल होके जिंदा रहना सीखना चाहिए। फिर आप सक्सेस को कहते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं। और बच्चों को मैं बोलता हूँ, आप जैसे नौजवानों को मैं बोलता हूँ कि भाई स्टार्ट अर्ली, फेल अर्ली। क्योंकि आप ये सोचे कि आपने पहला काम कोई किया है और पहला काम बिल्कुल आपका सक्सेस हो जाए, ये बाई चांस हो सकता है, बाई डिफॉल्ट नहीं होगा, बाई चांस ही हो सकता है कि आप पहली बार कहीं सक्सेसफुल होते हैं। और ये भी समझिए, पहली बार सक्सेसफुल होते हैं तो हो सकता है ये बड़ा डेंजरस भी हो। क्योंकि आपको अगर सफलता का टेस्ट नहीं मिला तो आप किसी टाइम में बहुत बड़े असफलता में पड़े। आप छोटी असफलता को मैनेज करिए, असफल होइए, एंजॉय करिए, उसके बाद रीस्टार्ट करिए, फिर से काम करिए, फिर सक्सेस होइए, फिर जीवन को चलाइए। तो मैं कहता हूँ कि लोगों को देसी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि भाई बड़ा फायदा बचाने के लिए जरूरी है कि आप जो है नुकसान हजम कर जाए। जी। तो पहले आपको नुकसान हजम करना जरूरी है, नुकसान देखना जरूरी है, फिर आप बड़े फायदे कमा सकते हैं और बड़ी सक्सेस आपको आएगी। जी। तो आई थिंक ये सब बहुत जरूरी है। और हमारे जीवन में भी ऐसे रहा साहब कि मुझे लगता है कि सक्सेस से ज्यादा मैं भी फेल ही फेल होता रहा हूँ। इतनी बड़ी कोई ऐसी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेस हो गया हूँ, बट फेलियर की मेरी स्टोरी बहुत सारी है। और मैं कभी कॉलेज में जाता हूँ कभी बच्चों के साथ, मैनेजमेंट में भी मैं हाँ जी। डिस्कशन करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ। तो मैं अपनी फेलियर की स्टोरी जो उनको ज्यादा सुनाता हूँ, और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा सीखते हैं बच्चे लोग। बिल्कुल सर। तो आज हम गलतियां क्या करते हैं, एक तो सेल्फ डिसिप्लिन सबके अंदर ये लैकिंग होता है। कई बार हम लोग टेक इट ग्रांटेड कर लेते हैं कि ये चीज तो हमें आने वाली है, एज्यूम कर लेते हैं। एजम्पशन सबसे बड़ी बीमारी है इस संसार की, इस लाइफ की, जी। जो हमें सोचते हैं कि ये तो हो जाएगा। तो एक चीज ये है। दूसरा दूसरा ये देखा कि कैसे टीम हम बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ करते हैं। देखो आज के टाइम में आप कोई चीज सोचो अकेला काम कर लो, ये संभव नहीं है। जी। आज का टाइम है, नेटवर्किंग का टाइम है, कोलेब्रेशन का टाइम है, एक दूसरे को हैंड होल्डिंग का टाइम है। टीम इसलिए बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी गलती जहाँ होती है ना, कई बार हम लोग टीम सेलेक्ट नहीं करते, और वो सबसे बड़ा कारण बनता है फेलियर का। कंप्लीटली दूसरा एग्री। कारण है फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाते। फाइनेंस के बारे में हम लोगों का सही में एजुकेशन नहीं है प्रॉपर। और वो एजुकेशन प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है रेदर देन किताबी। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे नहीं हैं, और हम लोग इसको मिसमैनेज कर बैठते हैं।
तो दूसरी तीसरी चीजें हैं कि मतलब आपको जो ब्रांडिंग मार्केटिंग इन सब चीजों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में, चाहे आपके इंडस्ट्रियल लाइफ में, कहीं भी है। तो आपको अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को कंपोज रखना, अपने आप को हमेशा अपनी ब्रांडिंग करके रखना। कमिटमेंट, एक कमिटमेंट एक वर्ड है जो मुझे लगता है कि इसकी मीनिंग समय के साथ बदलती जा रही है। कमिटमेंट जैसा वर्ड है कि ये पूरा जीवन आपको अच्छे से निकाल सकती है। और एक बार आपने फेल हो गए तो आप आपको कोई नहीं पूछेगा। ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो लाइफ में, जो हमको तजर्बे के बाद आता है। जी। कई बार ये सब चीजें शायद हमने बड़े अर्ली एज पे भी हमारे पेरेंट्स ने या बड़े बुजुर्गों ने सिखा रखा है, लेकिन जब वक्त आता है तो ये सब चीजें भूल जाते हैं। फिर हम वही कहते हैं कि खुद की लर्निंग है। खुद जब तक आदमी ठोकर नहीं खाता तब तक उसको समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है कि ठोकर भी खाना है, खाते भी रहना है, संभलना भी है, आगे भी बढ़ना है। तो आई थिंक ये सब चीजें जरूरी है कि फेलियर के साथ हमेशा तैयार रहें। हमेशा इसके लिए मत तैयार हो कि मैं आज सक्सेस होने वाला हूँ, आज पास ही होने वाला हूँ। जी, फेलियर फेल इज हो, गिफ्ट। फिर से सीखो, फिर से करो। जी। फेलियर हमारे तरीके, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लोर करा कि सर बहुत सारे एडवाइस भी दिए कि फेलियर से आउटकम कैसे करना चाहिए। कमिटमेंट तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। अभी हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं, अगर स्टार्टअप्स की बात करें, लगभग 1,45,000 स्टार्टअप भारत के अंदर रजिस्टर्ड हैं जो काम कर रहे हैं अलग अलग स्टेज पे। उनके लिए सर आपकी क्या एडवाइस है, कैसे वो अपने बिजनेस को ग्रो कराएं और कैसे वो सक्सेस की तरफ लेके जाएं? कुछ सर इस बारे में आप प्रकाश डालें। उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी, बेस्ट टिप्स यू कैन शेयर विद अस। देखिए, पिछले लगभग 10 सालों से तो मैंने ये देखा कि स्टार्टअप का बहुत अच्छा माहौल है देश में, और इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज में भी आप जाइए तो देखिए, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो या इवन कन्वेंशनल भी हैं, तो सब जगह आजकल इंक्यूबेशन, बिजनेस इंक्यूबेटर्स बने हुए। और वो बिजनेस इंक्यूबेटर जो भी, जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का एक इच्छा है, ऐसे स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लाइफ से ही स्टार्ट करते हैं सिखाने के लिए। और तो और दिल्ली जैसे जगह में देखिए, बिजनेस ब्लास्टर नाम से प्रोग्राम चलता है, जो हाई स्कूल के बच्चे लोग अपना बिजनेस मतलब एक तरह गेम की तरह उसको स्टार्ट करके उसको रन करें, एक्सपेरिमेंट करें, पायलट करें। वाह, ग्रेट टू नो। तो ऐसी चीजें अब तो बहुत अर्ली स्टेज से सिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है इसका फायदा लोगों को लेना चाहिए। आज का टाइम ये है कि अब हम लोग ये सोचे कि हम लोग का, बच्चे लोग या जो नौजवान हैं, उनको एक जॉब सीकर की तरह नहीं, जॉब क्रिएटर की तरह बनना है। वाह, लव वो दैट। अपने साथ 1000 जॉब क्रिएट करने का आमदा रखने का आमादा हमको होना चाहिए, एक चीज। दूसरा ये नहीं कि भाई हम तैयार हो रहे तो हमें कोई जॉब मिल जाए, हम जॉब करें। जो मैंने काफी देर में बिजनेस स्टार्ट किया, पर एक चीज मुझे लगता है कि जॉब करके आप अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज को ना, आप क्लोज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। आप अगर ओपन है, एंटरप्रेन्योरशिप मोड में है, तो आपके साथ इमेंस अपॉर्चुनिटी है। आपको बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे तरीके से पैसे अर्न करने के और अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के ऑप्शन हमेशा खुले रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस लाइन में ज्यादा जाना चाहिए। और तरीके वैसे हो गए हैं कि आप ई कॉमर्स से लेके आप एक छोटा व्हाट्सएप के ऊपर भी बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हो। वाह, लव दैट। रेदर देन हमें यही सोचा जाए नहीं कि हमें एक प्लॉट लेना है, फिर हमें फैक्ट्री बनानी है, फिर हम उसमें प्रोडक्शन करेंगे, फिर बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। आज तो आप देखते हैं कि कैसे घर बैठे बैठे भी कंपनी बना लेते हैं, काम करते हैं, एंड वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। हाँ जी। तो जो स्टार्टअप को सोचना है कि करना क्या है, उन्होंने ये सोचना है इस संसार में पेन पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो जो पब्लिक है, जो पीपुल है, जो कस्टमर्स हैं, उनके पेन पॉइंट्स कहाँ हैं, उनका जो पेन पॉइंट है, उनकी जो नब्ज है उसको देख कि उनको, हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियां उनको बड़े बड़े प्रोडक्ट दे रही हैं, सेवा दे रही हैं, स्टिल कस्टमर को देखोगे कि वो सबके साथ कहीं न कहीं दुखी है।
और अभी भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो अभी कस्टमर के लिए कोई लोग सोचे ही नहीं। तो ऐसा कोई भी नया चीज अगर आप सोचेंगे जिससे लोगों की लाइफ खुशहाल हो, जिससे कि लोग एक बेटर फील करें, वहीं पर आपका बिजनेस है, उसी से आप बिजनेस मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हैं, ये भी मेरा एक कॉशन रहता है न्यू एंटरप्रेन्योर्स को। अगर आप सोचते रहे कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, एक्सपोर्ट करेंगे, हम इधर से उधर फ्लाई करेंगे, मुझे लगता नहीं। आपको एज ए रियल इंटरप्रेन्योर, मैं तो ये कहूंगा कि सबसे लास्ट में आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और मिलता है। आप अगर सोचते सबसे पहले मुझे बेनिफिट मिले, सबसे पहले मैं फायदे में रहूंगा, फिर लोगों को मिलेगा, नहीं। वाह। एज ए एंटरप्रेन्योर सबसे पहले आपके एम्प्लॉइज, आपके कस्टमर, आपके वेंडर, आपका बैंक, इन सबको पहले उसका फायदा मिलेगा, फिर आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू सो इसलिए मच अगर सर। ये तैयारी है, तब तो आप सक्सेस हो सकते थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आशा करते हैं जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखें सर, हमारे साथ बात हैं। मुझे करने भी के लिए बहुत 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 अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।